Hello students, today I am going to discuss one more important topic from chapter number 1. In this topic, we are going to derive one more important formula for the dipole. The topic that I am going to discuss in this lecture is torque acting on a dipole placed in uniform electric field. So the key point of the topic is uniform electric field and torque. So जब थियरी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एंड द सेकेंड इज टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है और टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला हमें पता है आर क्रॉस एफ. सो टॉर्क का फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे तो अल्टीमेटली हमें फोर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो टू मेन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थियरी इज व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द नेट टॉर्क when dipole is placed in uniform electric field. ये दोनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको इस थियरी के लिए पूछा जा सकता है. जब भी कोई डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा और नेट टॉर्क कितना होगा. बट वर्ड आपको याद रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको ये वर्ड के ऊपर फोकस करने के बाद आपको आंसर लिखना है नेट फोर्स कितना होगा और नेट टॉर्क कितना होगा. बिकॉज सेकेंड टॉपिक ऐसा भी आ सकता है आपको जब डाइपोल को हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तब ये दोनों क्वांटिटी में वेरिएशन आ सकते हैं. सो आपको मेन पॉइंट याद रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस किया है. इसी डाइपोल के लिए हमने फोर्स भी कैलकुलेट किया और नेट फोर्स भी कैलकुलेट किया. देन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स टॉर्क का भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया. तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा थियरी याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट थियरी 2 मार्क्स के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए. सो बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर लेट अस डिस्कस व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर. अगले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था. सो अगले लेक्चर में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन किया था. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन, यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बेसिक क्वांटिटीज डिराइव हमने डिस्कस की थी. देन हमने डिराइव किया था फॉर्मूला for the electric field of a dipole for the axial line and an equatorial line. So हमने एक्सिस एंड इक्वेटर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी डिराइव किया था. तो लास्ट लेक्चर में हमने 2 इंपॉर्टेंट थियरी डिस्कस की थी एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक और इम्पोर्टेंट थियरी डिस्कस करेंगे. इसी थियरी का हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट भी इस थियरी के साथ ऐड किया है बिकॉज वो एनसीईआरटी में हमें नहीं दिया बट वो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी एमसीक्यू में हेल्पफुल हो सकता है. तो वो थियरी को भी हमने इसके साथ ज्वाइन की है. तो पहले हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं. सो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक कैरेक्टरिस्टिक है सारी लाइंस पैरेलल है एक दूसरे से. इसका मतलब मैं यहां से ऑब्जर्व करूं या इस पॉइंट से ऑब्जर्व करूं या इस पॉइंट से ऑब्जर्व करूं, मुझे सारे पॉइंट्स के इसकी फील्ड कैसे दिखेगी, इसकी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म. तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग पैरेलल लाइंस शो करते हैं. तो ये पैरेलल लाइंस का ये जो मैंने ग्रुप बनाया है ये पूरा रीजन ऐसा दिखाएगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब ऐसी ही फील्ड में हमने एक डाइपोल को प्लेस किया. डाइपोल का क्या डेफिनेशन हमने स्टडी किया था. डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. सो ये दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2a. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये राइट साइड ये इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई. यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लग सकता है. तो ये फोर्स भी हमने कैलकुलेट किया है. F इज इक्वल टू QE. ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था. अब ये नेगेटिव चार्ज तो टुवर्ड्स पॉजिटिव तो इसके फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू माइनस QE. अब डायग्राम को आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिल गए. और जब भी टॉर्क का फॉर्मूला आएगा तो हमने कपल एक थियरी स्टडी की थी 11th स्टैंडर्ड में. कपल कब फॉर्म होगा जब हमारे पास 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे और दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये 2 फोर्स के साथ एक कपल फॉर्म होगा
और इस कपल का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स। तो यहां पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गए, दोनों फोर्स के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, इस पॉइंट को मान लिया हमने बी, और सपोज ये पॉइंट हो गया एम, ये एंगल हमने ले लिया थीटा। सो आप डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया और ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना होगा तो हमें आर क्रॉस एफ मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है क्यू इंटू ई। अब बाकी बचेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री यूज करेंगे। ये जो ट्राइंगल बना हमारा ट्राइंगल ए एम बी, इसी से हम लोग साइन थीटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब बी एम अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी। सो बी एम मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। इट मीन्स 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड हो गया, तो अब डायरेक्टली हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। तो ये पूरी थियोरी का बेसिक फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट में हम लोग पूरा थियोरी डिराइव करेंगे। थियोरी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो थियोरी स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम का डिस्क्रिप्शन और उसके बाद 1 बाय 1 हम फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे और इसी थियोरी से जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा प्लस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा माइनस क्यू इंटू ई। ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी ट्राइंगल को हमने वापस यहाँ पे फॉर्म किया, ए एम बी ट्राइंगल। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये एक पॉजिटिव का फोर्स हो जाएगा प्लस क्यू, ये नेगेटिव के लिए फोर्स हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई। अब डायग्राम का डिस्क्रिप्शन एज शोन इन फिगर, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड लेंथ ऑफ 2a, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया है 2a, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट। ये एंगल थीटा भी डिस्क्राइब किया हमने। इट हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, हमने डिस्कस किया था। P इज इक्वल टू 2aq, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब 2aq। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग अगर टॉर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें F का कैलकुलेशन आना चाहिए, मतलब F कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू एट पॉइंट बी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये प्लस क्यू के ऊपर फोर्स कितना हो गया, प्लस क्यू इंटू ई। सो ये F1 इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन में हुआ ये फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू एट पॉइंट ए बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पॉइंट ए पे जो माइनस क्यू को प्लेस किया है, इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई, और इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 विच इज इक्वल टू QE माइनस QE विच इज इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहले एक आपका एमसीक्यू का आंसर हो गया। जब भी कोई डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0। यह आपका एक एमसीक्यू हो गया, 0। फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये हमने नोट डाउन भी किया है थियोरी के अंदर। अब नेक्स्ट सेकेंड हम लोग स्टार्ट करेंगे आर क्रॉस एफ। तो उसमें आर कैलकुलेट करना बाकी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इससे पहले जो एमसीक्यू में पॉइंट आपको याद रखने, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट समझने हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये हमने प्रूव किया। डाइपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब डाइपोल फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। सिमिलरली डाइपोल के लिए भी वही चीज हुई, अगर कोई डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वो डाइपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। हियर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन डाइपोल एंड दे फॉर्म अ कपल। तो ये कपल फॉर्म करेगा और बाय डेफिनेशन टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने डायग्राम में देखा था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये ट्राइंगल हमारा ए एम बी, सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम अपॉन ए बी। सो ट्राइंगल ए एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम अपॉन ए बी। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला ए बी साइन थीटा, और ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एंड डाइपोल के लिए दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर आ गया 2a साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस QE इंटू 2a साइन थीटा। अब यहां से आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है 2a एंड Q। सो अगर 2a इंटू क्यू करेंगे तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाएगी। सो यहां से 2a को हमने साइड पे किया और यहां से q को। सो ये 2aq साथ में ब्रैकेट में लिखा इंटू ई साइन थीटा, और 2aq मतलब हो जाएगा डाइपोल मोमेंट p। सो ये हो गया p ई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मेट आ गया। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस ई। सो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया आपका टॉर्क का। तो आपको अगर कोई एमसीक्यू में पूछा जाए कि किसी डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स 0 होगा, और नेट टॉर्क कितना होगा, तो P ई साइन थीटा। अब इसी के अंदर आपको ज्योमेट्री भी देंगे, मतलब आपको एंगल की वैल्यू देंगे। अगर कोई डाइपोल के लिए टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव किया P ई साइन थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 180 अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर आपको कोई ओरिएंटेशन भी एमसीक्यू में डिस्क्राइब करे तो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर देना होगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पी साइन थीटा। जो भी ओरिएंटेशन होगा आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। इसीलिए मैंने स्पेशल केसेस में यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180 के लिए केस लिखा, और सेकंड केस हो जाएगा इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन टाउ इज इक्वल टू पी ई, बिकॉज साइन 90 साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया फाइनल स्पेशल केस। तो इस थियोरी के अंदर हमें सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, देन कपल फॉर्मेशन के लिए दूसरी कौन सी हमें क्वांटिटी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेकंड काम हम लोग करेंगे ज्योमेट्री का यूज करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड देन टॉर्क का फॉर्मूला, मतलब टॉर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो फाइनल फॉर्मूला आ गया पी साइन थीटा, और उसके साथ इसी के दो स्पेशल केस भी आपको सॉल्व करने हैं। सो ये 2 मार्क्स की थियरी हो गई। अब इसी थियरी के अकॉर्डिंग हमने और एक फॉर्मूला डिराइव किया जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में यूजफुल हो सकता है। सो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब इतने टॉर्क से कोई भी डाइपोल डिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर वो डाइपोल डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब उसका रोटेशन हुआ और वो डाइपोल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसका मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट में दूसरा एक टॉर्क होगा। वो कौन सा टॉर्क हो सकता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी हमने 11th में कंसेप्ट पढ़ा है। सो टाउ इज इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा। ये माइनस की साइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो टॉर्क डिफ्लेक्ट करने के लिए हमने यूज किया, अगर वही डाइपोल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक और टॉर्क देखा, वो टॉर्क हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। सो रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए हमने ये माइनस की साइन यहाँ पे पुट की। नाउ फॉर अ स्मॉल एंगल साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, सो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई इंटू थीटा। और हमने 11th में एक फॉर्मूला स्टडी किया था टॉर्क के लिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा मतलब हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। सो टाउ इज इक्वल टू आई और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन है। सो हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। उसी के बेसिस पे अल्फा स्टडी किया था डी ओमेगा बाई डी टी। अगर इसी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। सो थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो डायरेक्टली अल्फा के प्लेस में डिस्प्लेसमेंट का टर्म लिखा हमने, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में अल्फा को डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे। सो ये एक फॉर्मूला हो गया, टाउ इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। सो LHS, इस फॉर्मूला में LHS को हमने चेंज किया, आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू थीटा। सो
अगर हम यहाँ से डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई पी ई बाई आई हो जाएगा ये। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी ई अपॉन आई इंटू थीटा। इस टर्म को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो प्लस डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस पी ई अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू 0। सो ये एक इक्वेशन मिली डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन में 11th में हमने एक चैप्टर में डिराइव किया था ऑसिलेशन में, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी 11th में स्टडी की है। इसी इक्वेशन के बेसिस पे हमने 12th के अंदर ये एक फॉर्मूला डिराइव किया जो डाइपोल मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे है। ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर ये कॉमन टर्म हो गया, थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट के टर्म का ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ओमेगा स्क्वायर इसकी प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं पीई अपॉन आई। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पीई अपॉन आई। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पीई अपॉन आई, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी। तो ये हो गया अंडर रूट पीई अपॉन आई। अगर टाइम पीरियड को सब्जेक्ट बनाएंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। इसी टाइम पीरियड का इनवर्स मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट पी ई अपॉन आई। तो ये बेसिक फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिए। ये इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर आपको टाइम पीरियड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रिलेशन पूछे तो इस फॉर्मूला का अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन पी ई। तो यहां से टाइम पीरियड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के टर्म में भी एक रिलेशन आ सकता है। तो आपको एमसीक्यू में टी और ई का भी रिलेशन पूछ सकते हैं। देन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए और टाइम पीरियड की वैल्यू दी है तो ई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन पी टी स्क्वायर। ये एक बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया और ये टाइम पीरियड का। तो इतने टॉपिक आपको इस थियरी में कवर करने हैं। बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें टॉर्क का ही फॉर्मूला डिराइव करना है जो थियरी 2 मार्क्स में आ सकती है, और इसके बाद हमने टॉर्क का फॉर्मूला यूज करके टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला डिराइव किया वो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है। आज के इस लेक्चर में एक थियरी 2 मार्क्स की हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को आपको प्रॉपरली स्टडी करके नोट्स बनानी है, और इसके प्रीवियस जो लेक्चर हमने 2 इंपॉर्टेंट थियरी एक्सिस एंड इक्वेटर के लिए डिराइव की थी वो भी आपको प्रॉपरली रेडी करनी है एग्जाम के लिए। थैंक यू।